नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की मणिकांत सर की जो है बुक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में, तो आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें से जो है हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज, उसके बाद जो है उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो पीटी प्रीलिम्स के पर्पस से। आपके पास बुक नहीं है तो आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें डाल दूंगा, तो आप उसमें से देख करके वीडियो देख सकते हैं। अन्यथा आप सुन करके भी आंसर दे सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आधुनिक भारत, देखिए पहला चैप्टर इसमें है 18वीं सदी का जो है भारत। हमारा 18वीं सदी का भारत कैसा था इसके बारे में बताया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ 18वीं सदी के इतिहास से होता है। 18वीं सदी के इतिहास को एक पृथक खंड में रख कर देखा जाना है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से खंड 1 को खंड 2 उपखंडों में बांट कर देखा गया है। पहला उपखंड है 18वीं सदी का पूर्वार्ध और दूसरा उपखंड है 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो हम लोग देखेंगे पहला खंड। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की राजनीति तथा दशा के बारे में दिया गया है। इस उपखंड में 2 प्रमुख घटनाओं का अध्ययन किया जाना है। ये घटनाएं मुगल साम्राज्य का विघटन तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना के बारे में दी। तो हम आगे देखेंगे मुगल साम्राज्य का जो है विघटन कैसे हुआ। क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कि जो है मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है विघटन कि मुगल साम्राज्य का विघटन के कारण बताइए। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद अभी पता चल जाएगा आप लोगों को कि विघटन के क्या कारण थे। हम लोग ये पीटी के पर्पस से पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए होगा मुगल साम्राज्य का विघटन। जैसा कि हमने देखा कि इतिहास में मुगल साम्राज्य गिने चुने साम्राज्यों में था, जो उत्तर पश्चिम में काबुल कांधार से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में किचड़ा नदी के भूभाग तक अपना नियंत्रण रखता था। जो मुगल साम्राज्य था वो किचड़ा नदी से, देखिए बंगाल से लेकर के किचड़ा नदी के भूभाग तक और तक जो है अपना नियंत्रण ही रखता था। यह साम्राज्य अकबर से लेकर औरंगजेब के काल तक प्रसारित रहा, परंतु औरंगजेब के शासन के बाद धीरे धीरे इसका पतन, जब असल विखंड हुआ, जो असल में मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, वो औरंगजेब के शासनकाल के बाद 1707 ईस्वी के बाद। औरंगजेब के काल तक प्रसारित रहा और परंतु औरंगजेब के काल में ही इस साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा और उसकी मृत्यु के पश्चात यह विघटित होने लगा। इस साम्राज्य के विघटन के लिए कई आंतरिक एवं बाह्य कारक उत्तरदायी थे। जैसे जो मुगल साम्राज्य था उसके विघटन के कारण में एक उत्तराधिकारी, एक कुशल उत्तराधिकारी का ना होना, एक कुशल राजा का ना होना, आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो गई, आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, ये सारी अवगुण उसमें शामिल थे। इस वजह से मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। तो आगे हम इसमें देखेंगे, इस साम्राज्य के विघटन के लिए कई आंतरिक एवं बाह्य कारक उत्तरदायी रहे। आरंभ में इतिहासकारों ने इसके पतन की व्याख्या अयोग्य उत्तराधिकारियों एवं अनुत्तरदायी अमीर वर्ग आदि के परिप्रेक्ष्य में
करने का प्रयास किया था। आगे चलकर इसके विघटन का प्रमुख कारण इसकी संस्थागत कमजोरियों को माना गया। फिर 18वीं सदी में हुए बाह्य आक्रमणों को भी मुगल साम्राज्य के विघटन का प्रमुख कारण माना जाने लगा, परंतु बाह्य आक्रमणों को इसके पतन का कारण मानने की बजाय इसका परिणाम माना जाना अधिक उचित है। बाह्य आक्रमण जो होते थे, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य था वो औरंगजेब के शासनकाल के बाद सक्षम उत्तराधिकारी न होने के कारण वैसे कमज़ोर हो गया था, और जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो बार बार आक्रमण कर रहे थे, निरंतर प्रयास कर रहे थे। निरंतर आक्रमण के कारण जो है मुगल साम्राज्य और कमज़ोर हो गया। अब देखेंगे इसमें 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य को 2 बड़े आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। प्रथम जो है नादिर शाह के अंतर्गत ईरानी आक्रमण जो 1739 ईस्वी में, तथा दूसरा अहमद शाह अब्दाली के अंतर्गत अफगानों का निरंतर आक्रमण हुआ भारत पे। इन बाह्य आक्रमणों को उत्तर पश्चिम में मुगलों की सुरक्षा पंक्ति के संदर्भ में समझने की ज़रूरत है, परंतु उत्तर पश्चिम में मुगलों की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति थी। उत्तर पश्चिम में मुगलों की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति थी। काबुल गजनी कांधार सुरक्षा पंक्ति। संपूर्ण भारतीय इतिहास में कुल 3 राजवंशों का ही नियंत्रण इस वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति पर रहा है। पहले यह जो है जो सुरक्षा पंक्ति, जैसे भारत का जो सुरक्षा पंक्ति था वो पहला जो है काबुल कांधार गजनी में जो है पहला सुरक्षा पंक्ति था। जैसे उधर से कोई सेना जब उत्तर पश्चिम से आक्रमण करने आती थी तो पहले वो सुरक्षा पंक्ति तोड़ना पड़ता था उसको, उसके बाद भारत में एंट्री के लिए 2-3 सुरक्षा पंक्ति और पड़ता था। लेकिन इस काबुल कांधार और गजनी की सुरक्षा पंक्ति जो है सिर्फ 3 साम्राज्य तक ही रहा। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो साम्राज्य था वो मुगल साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य था, कुषाण साम्राज्य था, उसके बाद तब मुगल साम्राज्य था। और परंतु जब शाहजहाँ के काल में कांधार के क्षेत्र पर जो है सफावी राजवंश ने कब्जा कर लिया, जो है शाहजहाँ के शासनकाल में यहाँ पे जो है सफावी राजवंश का जो है कब्जा हो गया। तो उत्तर पश्चिम में मुगलों की यह सुरक्षा पंक्ति टूट गई। तो उत्तर पश्चिम में जो ये सुरक्षा पंक्ति बनी थी ये जो है टूट गई। इसका फ़ायदा आगे नादिर शाह को मिला जो 1739 ईस्वी में सिंधु नदी को पार कर दिल्ली की ओर बढ़ आया। मुगलों के साथ उसकी निर्णायक लड़ाई 14 फरवरी 1739 को करनाल में हुई। एक सुरक्षा पंक्ति जो है ये करनाल में पड़ती थी, करनाल पानीपत, जिसमें जो है नादिर शाह की जीत हुई। और फिर नादिर शाह दिल्ली से बहुत सारा धन जो है वापस लेकर के लौट गया। भारत से लौटते हुए उसने सिंधु के समस्त पश्चिमी भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण उत्तर पश्चिम की सुरक्षा पंक्ति भी कमज़ोर हो गई। क्योंकि एक सुरक्षा पंक्ति कांधार की जो थी वो, उसके बाद उसने करनाल की जो समस्त सिंधु में एक हमारी सुरक्षा पंक्ति होती थी। जो कोई राजा आता था उधर से, कोई आक्रमणकारी आता था तो उसको अभेद किला माना जाता, तो उसे वहाँ से उसे भी भेद करके वो अंदर आ गया सिंधु को भी। तो उससे हमारी जो सुरक्षा पंक्ति थी बस 2 सुरक्षा पंक्ति और बची, एक पानीपत में, एक उसके आगे। और जो पानीपत का युद्ध क्यों बार बार यहीं पे हो रहा था, पानीपत का जो मैदान था वो दिल्ली के पास में था। यहाँ से जैसे उधर से कोई सेना आती तो यहाँ से जाकर उसका सामना उधर में पानीपत के मैदान में हो जाता था। उसने सिंधु के समस्त पश्चिमी भूभाग पर कब्जा कर लिया। इस कारण उत्तर पश्चिमी की सुरक्षा पंक्ति और भी कमज़ोर हो गई, क्योंकि अब सिंधु नदी पर आधारित सुरक्षा पंक्ति भी टूट गई थी। फिर 1749 में
अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कर पंजाब पर भी नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। 1749 में जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली था वो भारत का जो है पंजाब पर आक्रमण नियंत्रण कर लिया। तो उसके बाद कह रहा है कि इसमें आगे एक बार पंजाब पर कब्जा होने के पश्चात किसी भी आक्रमणकारी सेना के लिए हरियाणा का खुला मैदान पार कर दिल्ली तक पहुंचना आसान हो जाता था, क्योंकि पानीपत हरियाणा में ही पड़ता है और जब उसे पार कर लिया तो दिल्ली आना बहुत ईजी हो जाता था उसके लिए। इसलिए अधिकांश आक्रमणकारी शक्ति पंजाब पर आधिपत्य के बाद दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करती थी। इस कारण अफगानों का 1748 ईस्वी के पश्चात दिल्ली पर निरंतर आक्रमण होता रहा। अतः इस दौरान भले ही मुगल शासक नाममात्र के शासकों के रूप में स्थापित रहे, परंतु दिल्ली पर अब्दाली का वर्चस्व बना रहा। जैसे नाम मात्र के जो है शासक जो मुगल के थे वो बने रहते थे, क्योंकि औरंगजेब था नहीं। उसके बाद जो नाम मात्र के कोई शासक आता था, जैसे कि उसका प्रभुत्व तो इतना नहीं था कि उससे लोग डरें ज़्यादा, तो कोई भी आक्रमण कर लेता था। तो ये जो है नादिर शाह डरा करके उसको रखता था और इसके प्रभुत्व में रहता था, मुगल का जो बादशाह रहता था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पंजाब और दिल्ली के मध्य स्थित हरियाणा का यह खुला क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था। हरियाणा के इस मैदान से दिल्ली की ओर आने के क्रम में एक प्रमुख स्थल था पानीपत का मैदान। अतः जब आक्रमणकारी सेना दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करती, तब दिल्ली स्थित शक्ति उसे पानीपत में रोकने का प्रयत्न करती। जो दिल्ली में स्थित जो सेना रहती थी, दिल्ली में स्थित जो भी राजवंश राज करता था, वो उसको जो है पानीपत के मैदान में रोकने का प्रयत्न करती थी। इसलिए जो है मध्यकाल के कुछ प्रमुख भूकृपाकी युद्ध पानीपत में घटित हुए थे। इस स्थल पर कुल 3 ही प्रमुख युद्ध घटित हुए, जिनमें प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। उसके बाद दूसरा युद्ध जो है मध्य द्वितीय युद्ध हुआ। ये जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इसके बाद तृतीय युद्ध यहाँ पे जो है 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा और अहमद शाह अब्दाली जब लड़ रहे थे तो यहीं पे मराठा वहाँ से आकर के यहाँ पे डेरा डाल करके यहाँ लड़ रहे थे पानीपत, और जो है उधर से अहमद शाह अब्दाली को रोकने के अहमद शाह अब्दाली होते हुए चला आया पानीपत। तब जाके दोनों सेनाएं यहाँ पे आपस में भिड़ी यहीं बगल में। लेकिन जो है मुग़ल जो बादशाह थे वो उनकी मदद करने के लिए नहीं गए, क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं थी। क्योंकि जो मुग़ल होते थे वो जो उनके सामंत होते थे वो लोग भी इनका मदद करने नहीं आए, इसलिए क्योंकि ये लोगों से भारी भरकम राजस्व वसूलते थे, कर वसूलते। वो आगे हम बताएंगे आपको। जो सरदेशमुखी और जो है चौथा सरदेशमुखी कर वसूलते थे। इसमें जो है पानीपत का तीसरा युद्ध 18वीं सदी के भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध का एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह दिल्ली से कुछ ही मील दूर घटित हुआ था, परंतु इसमें मुग़ल साम्राज्य की कोई भूमिका नहीं थी। बताया ना आपको कि हाँ मुग़ल सेना थी, जो मुग़ल सल्तनत थी, उसकी कोई भूमिका नहीं थी, वो देखने तक नहीं गई वहाँ पे। दोनों शक्तियाँ बाहर से आकर लड़ रही थीं। एक शक्ति अहमद शाह अब्दाली के अंतर्गत अफगानिस्तान से आई थी, तो दूसरी शक्ति मराठे थे, जिनका आगमन दक्षिण भारत से हुआ था। इनमें सदाशिवराव के नेतृत्व वाली मराठा सेना को अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरीके से पराजित किया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में,
उसमें जो है मराठा जो है हार गए थे, बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। इसमें भी दिलचस्प तथ्य यह है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत पर कौन शासन करने जा रहा है, बल्कि इसने यह सिद्ध कर दी यह बोल रहा है कि इसमें दिलचस्प तथ्य यह है कि इसने सिद्ध कर दिया कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद यह सिद्ध हो गया कि भारत की शासन सत्ता पर कौन शासन करने जा रहा है, बल्कि इसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करने जा रहा है। क्योंकि पहले जैसे कि जो मुग़ल होते थे, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर इस साम्राज्य को कोई विस्थापित कर सकता है तो वो है मराठा साम्राज्य। लेकिन मराठे जब 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच संघर्ष हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध में, तो जब मराठे बुरी तरीके से हार गए तो यह निश्चित हो गया, लोगों को यह लगा और यह निश्चित हो गया कि कौन दिल्ली की सत्ता पे शासन करने नहीं जा रहा, मतलब अर्थात मराठे जो है वो दिल्ली की सत्ता पे अब नहीं जा रहे हैं। जब वो हार के कैसे जाएंगे। अब देखेंगे औरंगजेब के उत्तराधिकारी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 18 जून 1707 ईस्वी में जाजाऊ नामक एक स्थान पर हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में मुअज्जम विजयी हुआ। मुअज्जम उसका पुत्र था, जिसने बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से स्वयं को शासन घोषित किया। मतलब जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, उसी को कहते शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते थे। तो हम देखेंगे 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का डेथ हो गया था, उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन संभाला। उसे जो है शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था, उसने उपाधि ली थी कि शाहे बेखबर के नाम से उसको जाना जाता था। 1709 ईस्वी में बीजापुर और हैदराबाद पर भी बहादुर शाह का कब्जा हो गया। उसने युद्ध लड़ा और उसके बाद उस पर कब्जे कम्बख्श पराजित हुआ और मारा गया। जो कम्बख्श था वो जो है पराजित हो गया, वो मारा गया। बहादुर शाह ने अपने प्रमुख सेनापति एवं सहयोगी मुनीम खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया तथा उसे खाना की उपाधि 7,000 जात और 7,000 सवार, 2 आसपा और सियसपा तथा 1 करोड़ दाम इनाम में दिए। ये सब जो है रकम का नाम है। जैसे आज के समय में रुपया चलता है, ऐसे पहले दाम वगैरह ये सब उनकी राशि होती थी, मुद्रा होती थी। उसे विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार जैसे शहजादों के साथ नक्कारा बजाने की अनुमति भी दी गई। अब ये नक्कारा क्या है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है ये। इससे उसके बाद करें, इसने वकील एवं मुतलक का पद पुनः स्थापित किया और इस पद पर असद खां की नियुक्ति की। और भी कहा जा रहा है इसमें उसने जो है हिंदू राजाओं एवं सरदारों के प्रति सहिष्णुता, मतलब नम्र स्वभाव का जो है विचार रखा। सहिष्णुता की नीति अपनाई। राजपूतों के संबंध में इनकी नीति द्वैतपरक थी। एक तरफ इसने अजीत सिंह एवं जयसिंह को राज सुपुर्द किए, किंतु गुजरात एवं मालवा की सूबेदारी नहीं दी। मराठों के संबंध में भी उसकी नीति स्पष्ट नहीं थी। दक्कन में उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार दिया गया, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि दक्कन का क्षेत्र जो है, दक्कन का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो इनको सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया, लेकिन चौथ नहीं। उसने साहू को विधिवत छत्रपति भी नहीं माना। सिखों
के संबंध में उसने पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई। एक तरफ उसने गुरु गोविंद सिंह को 5000 की मनसबदारी प्रदान की, दूसरी तरफ उसने गुरु की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर को 1711 ईस्वी में लौहगढ़ के किले पर पराजित किया, किंतु पूर्णतः इसका दमन नहीं किया जा सका। 24 मई 1710 ईस्वी को सरहिंद का सूबेदार वजीर खां सिखों से लड़ता हुआ मारा गया। सरहिंद पर सिखों का अधिकार हो गया। बंदा बहादुर ने 1712 ईस्वी में लोहगढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया। इसने बुंदेल नेता छत्रसाल के 60 गांठ की और जो है जाट नेता चूड़ामन से भी मित्रता की। बहादुर शाह ने प्रथम में शिया संप्रदाय के साथ कुछ सहानुभूति दिखाई तथा आदेश दिया कि चौथे खलीफा अली के नाम के साथ वसी, मतलब वसी शब्द होता है कि उत्तराधिकारी से जोड़ा जाता है, वसी शब्द जोड़ दिए जाए, परंतु प्रतिक्रिया होने पर अपनी नीति वापस ले ली। बहादुर शाह द्वारा अंधाधुंध जागीर देने की फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई, क्योंकि ये जो है जागीर प्रथा इसने स्टार्ट कर दिया था ना, कि लोगों को जैसे कि खुश होता था, इनके जो अधिकारी होते थे उनको जागीर दान में दे देते थे। यद्यपि बहादुर शाह औरंगजेब की तरह धर्मांध नहीं था, परंतु उसके काल में औरंगजेब के समय से चले आ रहे कुछ प्रतिबंध जारी रहे। उदाहरण के तौर पर बहादुर शाह ने भी घोषणा की कि कोई भी हिंदू पालकी पर न बैठे तथा अरबी एवं इराकी घोड़े एवं रथ तथा हाथियों का प्रयोग न करें। बहादुर शाह के काल में भी जजिया वसूला जाता रहा। जजिया एक प्रकार का कर था, ये जो है बहादुर शाह के शासनकाल में भी वसूला जाता था, परंतु शाही सेवा करने वाले व्यक्तियों से जजिया वसूला नहीं लिया जाता था। मतलब जो शाही, जो उनके दरबारी लोग थे, जो उनकी सेवा में रहते थे, उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। मारवाड़ के अजीत सिंह के आत्मसमर्पण के बावजूद बहादुर शाह ने जजिया वसूलने के लिए अमील नियुक्त किए तथा 1710 ईस्वी में कोटा राज्य में जजिया वसूल किया गया। 18वीं सदी के एक लेखक शिवदास लखनवी के अनुसार उस समय जजिया की कुल आय 4 करोड़ रुपए थी। उसके बाद कह रहा है कि 28 फरवरी 1711 ईस्वी को वजीर मुनीम खां की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के विराजत का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मीर बख्शी जुल्फिकार खां ने सर्वप्रथम स्वयं वजीर बनने का दावा किया, परंतु वह दक्षिण की सूबेदारी तथा मीर बख्शी का पद छोड़ने को भी तैयार नहीं था। अतः उसकी दावेदारी का शहजादा अजीमुस्सान ने विरोध किया। जो शहजादा था इनका अजीमुस्सान, उसने इसका जो है विरोध किया। इस विरोध का असल दुष्परिणाम तब सामने आया जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई तथा उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। आप ये चीज़ देखेंगे, जब जो है मुग़ल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए सब उत्तराधिकार की लड़ाई लड़े, जैसे औरंगजेब, शाहजहां और फिर इधर बहादुर शाह भी। उसके बाद अब देखो बहादुर शाह के जो प्रथम था उसका लड़के अब लड़ेंगे आपस में। जुल्फिकार खां का प्राथमिक उद्देश्य था शहजादा अजीमुस्सान के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। अजीमुस्सान की योग्यता पर दरबार में उसके प्रभाव के कारण उसके अन्य 3 भाइयों जहांदार शाह, रफीउस्सान और जहां शाह प्रभावहीन होते जा रहे थे। जिसके 3 भाई थे वो जो है प्रभावहीन, मतलब उनका कोई वर्चस्व नहीं था, और जो अजीमुस्सान था इसका वर्चस्व जो है इसके अपने लोगों में, इसके दरबार में इसका वर्चस्व बढ़ रहा था।
तथा यह संभावना बनती जा रही थी कि उत्तराधिकार के युद्ध में अजीमुद्दीन खान सफल होगा। अतः अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने अन्य तीनों भाइयों का एक गुट बनाया, जिसने अंततः लाहौर के युद्ध में अजीमुद्दीन खान पर पूर्ण विजय प्राप्त की। वो जो तीनों भाई थे वो आपस में मिल करके अजीमुद्दीन खान को लाहौर में जो है हरा दिए। इस विजय के पश्चात जुल्फ़िकार खान ने जहांदार शाह का साथ दिया, क्योंकि इतिहासकार इरादत खां के अनुसार वह कमज़ोर व विलासी शहजादा था। क्योंकि कमज़ोर और विलासी मतलब मदिरा पान करके मस्त रहता होगा, भोग विलास में संलिप्त, शासन के प्रति लापरवाह था। तो शासन वो लोग ऐसे लोगों को चुन ही रहे थे कि जो शासन के प्रति लापरवाह हो, आलसी हो, ऐसे लोग शासन में रहेंगे, लेकिन जो है शासन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। तो उनका जो है फ़ायदा, जो उनके मंत्री होंगे, जो उनके साथी होंगे, वो उसका उपभोग करेंगे। वह ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार, अब देखिए इसमें आगे हम देखेंगे जहांदार शाह 1712 से 1713 एक ही साल जो है इसने शासन किया। तो यहाँ से हम जो है ना कल देखेंगे। आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए। ये जो पूरा ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हम इसको पार्ट करके डाल देंगे, आप लोग देखिएगा पूरा। ये पीटी के लिए बहुत अच्छा बुक है। पीटी के मैं आपकी बार जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था तो मैं इसी से दिया था, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे इसमें से, तो मैं इसलिए इसको करवा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।